हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 25 ऑफ मई टू 31 ऑफ मई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को या सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। मतलब कहने का क्या है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मध्य प्रदेश, इंडिया या वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जो कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, या फिर ऐसे इवेंट्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एमपीपीएससी हो, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज या जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, उन सभी को इस पर्टिकुलर लेक्चर या इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम का टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ये इस मई मंथ का लास्ट लेक्चर होने वाला है, इस वजह से इसको ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को और बाकी सारे लेक्चर्स को आप कवर कीजिए। आपको समझ में आएगा कि कितना क्रिस्पी कंटेंट है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा एफर्ट हमारा पसंद आता है तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप इस पूरे सेशन को या इस पूरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं अपने साथियों में। इसके अलावा अगर आप हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आपकी पर्टिकुलर विश पर डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज के करंट अफेयर्स में आपको क्विक रिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। उसका एकमात्र रीजन क्या है? एकमात्र रीजन है क्योंकि इस पर्टिकुलर वीक में करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से जो लेंदी लेक्चर हो सकता है, इस वजह से उस पार्ट को स्किप हमने किया है सिर्फ एक लेक्चर के लिए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से उन सारी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। यानी क्विक रिवीजन को, यानी कि प्रीवियस लेक्चर का जो रिवीजन हम लोग करते हैं वो सारी चीज भी करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर वीक के जो करंट अफेयर्स है उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव की थोड़ी सी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 से लेकर 31 मई के बीच में, 31 मई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, जिनको हम लोग ऑलरेडी कवर कर रहे हैं हालांकि, तो ये सारे जो इवेंट हैं, ये सारे इवेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, उन सभी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मई मंथ के जो एग्जाम हो रहे हैं, इसके अलावा मई के अलावा जून, जुलाई या फिर आप कहें, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अगस्त में इस लेक्चर को देखें या सितंबर में देखें, है ना, या फिर आप अक्टूबर में देखें। तो इन पर्टिकुलर मंथ में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में आपको मई मंथ के करंट अफेयर्स, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 18 से 31 मई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वो सारे आपको, उनमें से कोई एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, इस वजह से आपको क्या करना है? इस वजह से आपको सतर्क रहना है। सतर्क रहने के साथ साथ सारे सेशन को आपको देखना है और लेक्चर्स को कवर करना है। बहुत ही सिंपल वे में हमने कोशिश की है कि लेक्चर और आप आसानी से चीजों को कवर कर पाए। अगर हम लोग सिर्फ बात करें करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है ना, उस लिमिट को हमने थोड़ा सा एक सीमा में बांधने की कोशिश की है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसका परिणाम यह है कि कई सारे एग्जाम में इस पर्टिकुलर सीरीज में से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और जिसका फायदा कुछ लोगों को हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए, तो टाइम ज्यादा ना लेते हुए हम लोग बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक ये है कि सिडनी का जो हैरिस पार्क है ना, सिडनी, यानी कि जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली विजिट कर रहे हैं कई सारे देशों में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पपुआ न्यू गिनी में इन्होंने विजिट किया, पपुआ न्यू गिनी में इन्होंने विजिट किया। इसके अलावा फिजी कंट्री में विजिट किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ये गए। इसके अलावा जापान भी गए, है ना। तो कई कंट्रीज में इनकी विजिट्स हुई। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जब विजिट हुई तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया कंट्री में मौजूद जो सिडनी हैरिस पार्क है, उसका नया नाम रखा गया है। रीनेम का मतलब क्या होता है? नया नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? तो लिटिल इंडिया नाम रखा गया है ड्यूरिंग द पीएम मोदी विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रहे थे तो सिडनी का जो हैरिस पार्क है उसका नया नाम क्या कर दिया गया? उसका नया नाम रख दिया गया है लिटिल इंडिया।
ठीक है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर पार्क की, तो ये जो हैरिस पार्क है एक संपन्न गतिशील बहुसांस्कृतिक केंद्र है जो संस्कृतियों और बड़ी भारतीय आबादी के मिश्रण के लिए जाना जाता है। इस वजह से इसका नाम लिटिल इंडिया रख दिया गया, क्योंकि वहां पर उस पर्टिकुलर पार्क में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक केंद्र हैं जो कि भारतीय संस्कृति के प्रतिरूपक हैं। इस वजह से ये पर्टिकुलर चीज की गई है, उसका नया नाम रखा गया है क्या? लिटिल इंडिया। तो सिडनी का हैरिस पार्क है, उसका नया नाम रख दिया गया है लिटिल इंडिया। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विजिट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया, तब ये हुआ। विशेष रूप से अगर बात की जाए तो आधिकारिक तौर पर हैरिस पार्क क्षेत्र का नाम लिटिल इंडिया रखने का प्रस्ताव 2015 में बनाया गया था। तो सिंपल सी बात ये है, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आप क्या ध्यान रखेंगे, सिर्फ आप ध्यान रखेंगे ये हेडिंग, सिडनी का कोई एक हैरिस पार्क है जिसका नाम क्या कर दिया गया है, लिटिल इंडिया। और ये किस कंट्री में मौजूद है? तो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। ठीक है, तो आपको ये पर्टिकुलर बात ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी सेंगोल से रिलेटेड। सेंगोल जो कि एक अपने आप में हिस्टोरिक स्क्रिप्चर है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो बर्थ है, आप ऐसा कहेंगे, ये जो परंपरा है, ये जो ट्रेडिशन है, ये प्राचीन समय यानी एंशियंट टाइम से ये चली आ रही है। ये जो पूरा सेंगोल है, ये पूरा स्क्रिप्चर है जो आपको आकृति में दिख रहा होगा, ये पर्टिकुलर इसको लिए हुए आपको पार्लियामेंट में जब एंट्री की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तब उन्होंने इस सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के दाईं तरफ इसे रखा गया है। पार्लियामेंट मतलब वो जो चेयर है लोकसभा स्पीकर जहां बैठते हैं उसके दाईं तरफ इसे रखा गया है ना, इस सेंगोल को। अब इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को कि तो 28 मई को जैसा कि आप सभी को पता है, 28 मई को ये पर्टिकुलर डेट भी आप ध्यान रखेंगे, 28 मई को नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है अपने आप में। आने वाले कई वर्षों तक, या आप ऐसा कहें 2 से 3 साल तक, इस पर्टिकुलर डेट को आपको ध्यान रखना है। 28 मई को नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, इसी पर्टिकुलर नए पार्लियामेंट में सेंगोल को रखा गया है। अब सेंगोल की बात करें तो ये क्या है, तो सेंगोल ये जो सेंगोल शब्द है, इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था पहले। इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था। ये जो सेंगोल शब्द है ये कहां से आया है, तो तमिल वर्ड सेम्मई से लिया गया है। अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो यही बात आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या है, धार्मिकता। तो इसका अर्थ भी आप ध्यान रखेंगे। तो 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे। पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि नए पार्लियामेंट का 28 मई 2023 को इनॉग्रेशन किया गया। इसके अलावा दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक सेंगोल की स्थापना हुई। वो जो सेंगोल है वो कहां से लिया गया है, तो तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या है, धार्मिकता। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यह चोल साम्राज्य की एक सभ्यतागत प्रथा है जो सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप में अग्रणी राज्यों में से एक था। ये पर्टिकुलर प्रथा या ये सेंगोल धारण करने की ये जो प्रथा है चोल साम्राज्य से चली आ रही है। तो सभी को पता होगा चोल साम्राज्य या चोल डायनेस्टी के बारे में। मैं अभी हिस्ट्री पे नहीं जा रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है हिस्ट्री या चोल साम्राज्य के बारे में तो उसके बारे में आप जरूर लिखें हमें कमेंट सेक्शन में। हम अगले लेक्चर में आपको चोल साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्यादा चीजों में डिस्कस नहीं करेंगे। उसका एकमात्र रीजन है क्योंकि अगर हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे तो हमारा जो वीडियो है वो बहुत लंबा होने वाला है। वैसे भी बहुत सारा कंटेंट है इस पर्टिकुलर लेक्चर में होने वाला है। अगर हम लोग थोड़ी सी और बात करें तो तमिल परंपरा के अनुसार एक महाजायक शक्ति परिवर्तन के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में एक नए ताजपोशी राजा को एक राजदंड प्रस्तुत करता है ना। तो सिंपल सी बात क्या है, ये पर्टिकुलर जो सेंगोल है, ये जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सेंगोल, ये पर्टिकुलर जो सेंगोल है ये किसका प्रतीक है, तो अगर बात करें तो ये राजदंड या आपके प्रतीकात्मक संकेत के रूप में इसे राजदंड को प्रस्तुत किया जाता है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है शक्ति को धारण करना। जिसका सिंपल सा मतलब क्या है, मतलब जिस राजा को ये सेंगोल दिया जाता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वह राजा वह शक्तिशाली है। तो ऐसा माना जाता था चोल साम्राज्य में। सेंगोल को स्वीकार करने वाले से एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष नियम प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो सेंगोल को धारण करता है या सेंगोल को स्वीकार करता है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायपूर्ण और निष्पक्ष नियम प्रदान करेगा। वैसी ही कुछ भावना
वैसी ही कुछ भावना हमारे पार्लियामेंट की भी है, क्योंकि पार्लियामेंट में कई सारे नियमों उनको बनाया जाता है, कई सारे एक्ट्स आते हैं। मतलब आप ऐसा कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो पार्लियामेंट ने ही तो तैयार किया था, है ना? पार्लियामेंट ने ही तो तैयार किया, तो वहां पर अगर न्यायपूर्ण और निष्पक्ष नियम नहीं दिए जाएंगे तब हमारे देश में कई सारी चीजों में उथल पुथल हो जाएंगी, है ना? मतलब जो न्यायपूर्ण तरीके से हमारा देश नहीं चल पाएगा। इस वजह से सेंगोल को स्वीकार करने का मतलब क्या है? सेंगोल को स्वीकार करने का मतलब है यह उस बात की को प्रमाणित करता है, यह उस बात की ओर संकेत करता है कि हमारा पार्लियामेंट पूरी तरह से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष नियम प्रदान करेगा। अगर बात करें भारत के अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी ने यह सुझाव दिया था कि चोल राजवंश द्वारा पालन की जाने वाली यह परंपरा ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में काम कर सकती है। तो ऑलरेडी हमने सारी बातें हैं, आपको हिस्ट्री यहाँ पर पता चल रही है। इसके अलावा सेंगोल को मद्रास वुम्बदी बेंगारू चिट्टी के एक प्रसिद्ध जौहरी द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें आपको वहां पर आप पर्टिकुलर इमेज में आपको एक नंदी की बैल की आकृति भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि न्याय की धारणा का या न्याय की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इलेबोरेट कर दी है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली गई है। ठीक है, तो आप सभी को पता चला क्या? आप सभी को ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया नए पार्लियामेंट का, जिसका इनॉग्रेशन कब किया गया? 28 मई। आपको एज इट इज ध्यान रखना है 2023। एज इट इज डेट भी मेरे ख्याल से पूछी जा सकती है। ठीक है, कहाँ स्थापित है आप सभी को पता है? नई दिल्ली में। इस पर्टिकुलर संसद भवन की बात करें तो ये सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित है, यानी पुराने भवन। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये पुराना पुराना पार्लियामेंट है ना? उसी के बगल में या उसी के बगल में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नया नया पार्लियामेंट या नया संसद भवन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर संसद भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। आपको ये पर्टिकुलर बात ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इसकी सिटिंग कैपेसिटी भी बहुत इंक्रीज हो गई है। अपने आप में ये बहुत ही बड़ा इवेंट है अपने भारत को। ये जो नया संसद भवन मिला है, जहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मौजूद हैं। आज के टाइम पर अत्याधुनिक सारी चीजों की आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें 888 सदस्यों और राज्यसभा के 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। 3 मुख्य द्वार आपको ध्यान रखने हैं, जिसका नाम क्या रखा गया है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसके अलावा लोकसभा कक्ष में मोर की थीम है और राज्यसभा में राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित थीम है। तो ये पर्टिकुलर आपको थीम भी ध्यान रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो थीम है वो है राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर। और अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्यसभा में जो थीम है वो कमल यानी राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित थीम बनाई गई है। तो ये पर्टिकुलर बातें आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और वैसे भी आप कई ज्यादा न्यूज से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको सारी चीजें ऑलरेडी चीजें पता होंगी। कुछ जो चीजें जो नहीं पता है उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर कर ही रहे हैं। चलिए, ये पर्टिकुलर जो आपको संसद भवन इमेज में दिख रहा है कुछ इस तरह का दिखता है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से पूरा लैस है ना? मतलब सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। आपको हर एक सिटिंग्स पर, हर एक सीट के सामने आपको एक कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। मतलब सारी चीजें डिजिटल रूप से होने वाली हैं। अभी तक जो कि पेपर वर्क होता था, तो सारी चीजें अब डिजिटली रूप से की जाएगी। अगर बात करें तो यह एक 4 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण 970 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। तो आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? तो इसकी अगली बात ध्यान रखनी है, लागत कितनी है? 970 करोड़ रुपए। 970 करोड़ रुपए अनुमानित। इसके अलावा लगभग 65,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए नई इमारत में अगर बात करें तो नई इमारत में अंतरिक्ष उपयोग को अनुकूलित करने के लिए त्रिकोणीय आकार इसे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी की दाईं ओर समर्पित बाड़े में सेन गोल भी स्थापित किया है। तो ऑलरेडी मैंने ये वाली बात बता दी। ठीक है, तो यही सारी बातें आपको कहां पर मिल जाएंगी? यहाँ पर इंग्लिश में मिलेंगी। इसके अलावा अन्य बातें क्या है? अन्य बातें हैं कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है यानी संसद भवन के निर्माण में जो नया बनाया गया है उसे मैंने आपको बताया सेंट्रल विस्टा में बनाया गया है। ठीक है, इसका प्रस्ताव कब आया था? तो 2019 में इसका प्रस्ताव आया था और अब ये बनकर तैयार हो गया। और फाउंडेशन स्टोन इसकी कब रखी गई है? तो दिसंबर 2020 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, है ना? यानी कहें तो आधारशिला कब रखी गई? तो 2020 में रखी गई थी और आज ये बनकर यानी 28 मई को ये बनकर तैयार हो गया। इसके आर्किटेक्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। तो आर्किटेक्ट का नाम क्या है? हसमुख पटेल फ्रॉम अहमदाबाद। तो अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट है, हसमुख पटेल अहमदाबाद के जो वास्तुकार हैं, इन्होंने इसे
इन्होंने इसे तैयार किया। तो एज इट इज ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातें कवर करेंगे और आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। एज इट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया ये हमारा नया संसद भवन है, जो कि भारत को मिलने वाली, आप ऐसा कह सकते हैं, बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है, बहुत अच्छी चीजें मिली है, ठीक है। आप विरासत भी कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है, एरावात एरावात एरावात। इसकी रैंक कितनी आई है, तो 75th रैंक है ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। रिसेंटली हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली एक रैंक जारी की गई है ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट की, जिसमें इंडिया के द्वारा बनाया गया एआई सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम क्या है, एरावात एरावात एरावात। इसकी रैंक क्या रही है, ये इसकी रैंक है 75th। ये क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखना है, सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। और इसे किसने बनाया है, तो सी डैक पुणे ने इसे बनाया है। तो ये पर्टिकुलर बातें आप ध्यान रखेंगे। एरावात तो कुछ 75th रैंक है और यह एक सुपर कंप्यूटर है जिसे किसने बनाया है, सी डैक पुणे ने बनाया है। तो ये पर्टिकुलर बात आप ध्यान रखेंगे। द अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द 61st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस। ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट जर्मनी में की गई, जर्मनी में 61st नंबर की इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें यह अनाउंसमेंट की गई कि इंडिया का जो एरावात सुपर कंप्यूटर है उसकी रैंक क्या रखी गई, 75th रैंक है। तो आपको एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आपको जितनी बातें मैंने बताई, पर्टिकुलरली 3 चीजें या 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है, एरावात, इसकी रैंक 75th है ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। यानी कि ग्लोबल लेवल पर अगर हम लोग बात करें, ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो जितने भी देश मौजूद हैं हमारे वर्ल्ड में, उनमें इंडिया का जो, उनमें हर एक कंट्रीज के अपने अपने सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है। कुछ के नहीं भी हैं सुपर कंप्यूटर, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज के एक से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स हैं। जैसे हमारे इंडिया में ही बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स, उनकी लिस्ट में आपको आगे दिखाने वाला हूं, परेशान नहीं होना है। तो इन पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में इंडिया की रैंक क्या रही है, 75th। ये पर्टिकुलर कहां बात रखी गई, तो जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस, जो कि जर्मनी में रखी गई। इसका 61st नंबर का एडिशन रखा गया, जहां पर यह बात कही गई कि इंडिया का जो एआई सुपर कंप्यूटर है एरावात, उसकी रैंक क्या होगी, 75th होगी। तो एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर बात करें तो एरावात मैन्युफैक्चरर कौन है, तो नेटवेब टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया है। एरावात PSI stand as India's largest and fastest AI supercomputing system, जिसकी स्पीड क्या है, 13,170 टेरा फ्लॉप्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की अगर हम लोग बात करें, ये पर्टिकुलर मिशन कब लॉन्च किया गया, तो ये पर्टिकुलर मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। ये पर्टिकुलर मिशन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इस पर्टिकुलर मिशन के तहत बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जाता है। क्या किया जाता है, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स और नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि आज जो सब सुपर कंप्यूटर बना है उसकी स्पीड एक लिमिट है, उससे ज्यादा लिमिट से अगर आप कोई नया सुपर कंप्यूटर बनाते हो, यानी कि उसका आप एक नई टेक्नोलॉजी का आपने आविष्कार किया, तो ऐसा ही कुछ हम लोग बात करें तो ये पर्टिकुलर मिशन जो है, ये पर्टिकुलर मिशन जिसके तहत नए नए सुपर कंप्यूटर्स को बनाया जाता है या नई नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जाता है या उनका इन्वेंशन किया जाता है, इस पर्टिकुलर मिशन की शुरुआत 2015 में की गई। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के लिए देश में सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के लिए देश में अत्याधुनिक अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना, यानी नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, इस पर्टिकुलर यह मिशन का उद्देश्य है। क्या आप ऐसा कहें, उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए नए नए सेंटर्स बनाना, इस पर्टिकुलर मिशन का उद्देश्य है। और ये पर्टिकुलर जो मिशन है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को का एक इनिशिएटिव भी माना जा सकता है। इसके अलावा यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक पुणे और IISc बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यानी कि इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, सीडैक पुणे और IISc बेंगलुरु के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ये कब लॉन्च किया गया, तो 2015 में लॉन्च किया गया। एज इट इज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे, दूसरी बात ध्यान रखेंगे आप सीडैक पुणे के बारे में। सीडैक पुणे ये पर्टिकुलर संस्था के बारे में एज इट इज इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कि सीडैक पुणे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सीडैक का पुणे का हेडक्वार्टर कहाँ है या सीडैक पुणे कहाँ है, तो पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र
मैं बार बार सीडेक पुणे पुणे बोल रहा हूँ, लेकिन सीडेक का हेडक्वार्टर एज इट इज एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है, ठीक है, सीडेक का। इसके अलावा आईआईएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो दोनों संस्थान कहाँ है, इस पर्टिकुलर प्लेस को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें तो चाइना के पास सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स हैं। चाइना के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर हैं। उसके अलावा अमेरिका, उसके बाद जापान, फ्रांस, जर्मनी, फिर नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, इनके बाद इनका स्थान आता है। तो अगर सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है, तो सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर चाइना कंट्री के पास है। और अगर इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है परम 8000, जिसे किसने बिल्ड किया था? सीडैक पुणे ने बिल्ड किया था। सीडैक पुणे ने बिल्ड किया है किसे? परम 8000, जो कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, जिसे कब बनाया गया था? तो 1991 में इसे बनाया गया था। कुछ और सुपर कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। तो इंडिया के अन्य सुपर कंप्यूटर्स हैं परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक। ये कुछ अदर इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। अगर बात करें तो इंडिया का जो परम सिद्धि एआई है, इसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में 63rd नंबर की रैंक लगी है। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो कुछ और बात आप ध्यान रखेंगे, परम सिद्धि एआई जिसकी 63rd रैंक लगी है मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड में, ठीक है। तो एज इट इज ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे। कुछ और फैक्ट्स या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपको पता हो तो आप सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड तो उसे आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम स्टडी आपके साथ में आप जाकर या टेलीग्राम पर जाकर आप वहां पर आप अपने मैसेज बता सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सुपर कंप्यूटर में के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सुमन वर्मा स्वॉन एज अ यूपीएससी मेंबर। सुमन वर्मा रिसेंटली यूपीएससी की नई मेंबर बन गई है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि केंद्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर विभिन्न प्रतियोगिताओं को या परीक्षाओं का आयोजन करना इस प्रमुख संस्था का उद्देश्य है। अगर बात करें स्पेसिफिकली तो आईएएस, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है ना। तो इन सारी नियुक्तियां, इन सारे पदों की नियुक्तियां कौन करता है? यूपीएससी करता है। तो मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। अगर हम लोग बात करें आईएएस, आईपीएस आपने सुना होगा, आईएफएस, है ना, ठीक है। तो आपको पता होगा इन सारे पदों की नियुक्ति किसके थ्रू होती है? यूपीएससी के द्वारा होती है, ठीक है। तो केंद्रीय लेवल पर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी एक आयोग करता है। और यूपीएससी के बारे में एमपीपीएससी अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें यूनिट 10 पर आयोग की लिस्ट में भी इसका नाम दिया गया है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये वाली बात भी आपको पता होगा। यूपीएससी की नई मेंबर कौन बन गई है? सुमन शर्मा। रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। आपको मैंने ऑलरेडी ये वाली बात कवर कराई है प्रीवियस लेक्चर में। तो इसका जवाब आप मुझे कहां पर देंगे? कमेंट सेक्शन में। हालांकि मैं बता सकता हूं, लेकिन आप दें जवाब, क्योंकि आप जितनी बार जवाब देंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? इसलिए क्योंकि एमपीपीएससी का रिसेंटली पेपर हो चुका है। अगला पेपर जब भी आएगा तब के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस वजह से आपको इसे बताना है, ठीक है। तब तक के लिए आपको याद होना चाहिए। तो याद कैसे होगा? याद तभी होगा जब आपको कई बार आप उस नाम को देखते रहेंगे, कई बार उस नाम को आप मेंशन करते रहेंगे, तब आपको चीजें पता चलेंगी। सुमन शर्मा को रिसेंटली शपथ दिलाई गई एज अ यूपीएससी मेंबर। चलिए बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी आप सभी को पता होगा, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर आपको 315 से लेकर 315 से लेकर 323 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है। यानी कि यूपीएससी में किस तरह का, यूपीएससी के आयोग में क्या क्या चीजें होंगी, उसके संवैधानिक जो उसका एक निकाय है, संवैधानिक जो निकाय है, इस पर्टिकुलर निकाय में किस तरह से कार्य किया जाएगा, यूपीएससी के मेंबर क्या कार्य करेंगे, ये किनको रिपोर्ट भेजेंगे, इनका कार्यकाल क्या होगा यूपीएससी मेंबर्स का, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये सारी चीजें मेंशन हैं 315 से लेकर 323 तक, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर आपको ध्यान रखना 315 से 323। इसके अलावा इसे किस पार्ट के अंतर्गत संविधान में रखा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है, पार्ट 14 315 से 323 के बीच आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सुमन शर्मा को जिस तरह से अपॉइंट किया गया है, तो अगर स्पेसिफिकली बात करें इसके अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है, तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो आपको एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखना है। यानी कि जितने भी चेयरमैन होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, तो
उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यूपीएससी के जितने भी चेयरमैन हो या यूपीएससी के जितने भी मेंबर हो, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, इनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल क्या होगा। इनका कार्यकाल भी आपको ध्यान रखना है, 6 ईयर या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। तो ये दोनों बातें आप, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हर बार मैं बताता हूँ ये सारी बातें, तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें अपॉइंटमेंट के अलावा, इनका रेजिग्नेशन भी है, ये किसे दे सकते हैं? तो रेजिग्नेशन भी ये प्रेसिडेंट को ही देंगे। तो ध्यान रखना है, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देंगे, इसके साथ साथ इनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, क्योंकि आप एमपीपीएससी के, मुझे उम्मीद है कि एमपीपीएससी के एस्पिरेंट काफी यहाँ पर होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। तो अगर हम लोग कुछ आर्टिकल्स को भी मेंशन कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर हम लोग एक आर्टिकल की लिस्ट बनाए तो 315 में आपको क्या देखने को मिलता है? तो 315 में लिखा हुआ है पीएससी फॉर यानी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट। यानी अगर आपसे पूछा जाए यूपीएससी आयोग के बारे में, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, है ना, इसके बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आपको बताना है आर्टिकल 315। इसके अलावा 316 की बात करें, 316 में अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है, यानी कि नियुक्ति के बारे में दिया गया है 315। 317 की बात करेंगे तो 317 में रिमूवल के बारे में दिया गया है। तो रिमूवल के बारे में कहाँ दिया गया है? तो रिमूवल के बारे में पर्टिकुलरली आपको 317 नंबर आर्टिकल में दिया गया। अगर बात करें 318 में क्या है, तो 318 भी आप देख लें। 318 में पावर लिखा हुआ है, पावर टू मेक रेगुलेशन। तो यानी जितने भी रेगुलेशन बनाने के अधिकार हैं, है ना, आयोग के पास, वो किस के आर्टिकल में दिए गए हैं? तो उस आर्टिकल का नाम आपको ध्यान रखना है, 318। इसके अलावा 319 में क्या दिया हुआ है? तो 319 में आपको देखने को मिलेगा प्रोहिबिशन, है ना, प्रोहिबिशन। और 320 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं यहां पर मेंशन करता हूं। 320 में इसके फंक्शंस के बारे में दिया गया है। फंक्शंस यानी क्या क्या कार्य होंगे इनके, इस बारे में दिया गया है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रश्न यानी यूपीएससी से रिलेटेड 320 नंबर का ये जो आर्टिकल है, ये ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अपने आप में ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें 321 की, तो 321 की अगर हम लोग बात करें तो 321 में आपको पावर टू एक्सटेंड फंक्शन फॉर या ऑफ पीएससी, यानी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में या 321 आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से पीएससी का जो पावर है, इस आयोग की पावर को एक्सटेंशन किस तरह से दिया जाएगा, इस पर्टिकुलर बारे में यहाँ पर 321 में मेंशन है। 322 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंसेस के बारे में दिया गया है। एक्सपेंसेस यानी खर्चों के बारे में दिया गया है, किस तरह के खर्चे होंगे यहाँ पर और कौन उठाएगा उनके खर्चे, इसके बारे में दिया गया है। और 323 में आपको रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएगी, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इनकी रिपोर्ट्स किन्हें देंगे, इसके बारे में पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ना। सारी चीजें, जितनी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, तो क्रिस्पी फॉर्मेट में सारी चीजें मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें एक साथ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आई होंगी और आप सारी चीजों को कवर भी करेंगे। बाकी सारी चीजें जो बताने लायक थी, सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में फिर से मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती। क्यों है? इसका डायरेक्ट रिलेशन नीति आयोग। जैसे ही मैं नीति आयोग को देखता हूँ तो मुझे फिर से एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 10 याद आती है। यूनिट नंबर 10 में नीति आयोग के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की रिसेंटली 8 नंबर की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जिसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कई बार मैंने आपको बताया, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो सुमन बेरी साहब है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें भी ध्यान रखनी है। अब हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं इसकी आप क्या कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या कि कौन से नंबर की मीटिंग हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की और उपाध्यक्ष कौन थे, ये बात तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस पर्टिकुलर मीटिंग की थीम क्या है, तो थीम भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा है ग्रोथ इंडिया 2047, लेकिन आप इसे हिंदी में क्या ध्यान रखेंगे, तो विकसित भारत आप इसे सुधार कर सकते हैं @2047। इसका मतलब क्या है? 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में विकसित करना।
इस पर्टिकुलर थीम का या इस पर्टिकुलर मीटिंग का उद्देश्य रहा है। 2047 तक का टारगेट रखा गया है। तो ये दोनों टारगेट, ये पूरे टारगेट आपको पता चलेगा कैसे, इसकी थीम से ही। तो थीम ही आपको एज इट इज ध्यान रखना है, विकसित भारत एट द रेट 2047, जिसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता इसकी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसे पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। इस पर्टिकुलर बॉडी या नीति आयोग को पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, किस बॉडी को, निम्न में से किस आयोग को पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आप बताएंगे नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इसका प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। अगर बात करें इसका अर्ली एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था। ऑलरेडी मैंने ये वाली बात आपको बताई है। और इसके करंट वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो करंट वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी साहब। तो एज इट इज हमने ऑलरेडी सारी चीजें कवर कर ली हैं। यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि नीति आयोग से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ऑलरेडी हम लोग टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स से, अगर आपको पता होगा तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जब हमने आया था, तब भी हमने मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बात की थी, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जिलों के बारे में अगर आपको पता हो, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी रैंक आई है सेकंड, आपको बताना है अगर आपको पता है। और अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। कहां पर पूछेंगे? तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो वाली बातें भी ध्यान रखनी है और अपने नोट्स में आपको सारी चीजें लिखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी हैनकेज एनुअल मीजरी इंडेक्स। हैनकेज के द्वारा एक एनुअल मीजरी इंडेक्स जारी किया है 2022 में, जिसकी रैंक इंडिया में, जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 103। ठीक है, जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 103। और जिम्बाब्वे ने टॉप किया है। अब ये जो पर्टिकुलर रैंक क्या है, ये है क्या? आप ऐसा कह सकते हैं कि वार्षिक दुख सूचकांक, यानी कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा सैड है इस पर्टिकुलर बेसिस पर। ये पर्टिकुलर बात, या आप ऐसा कहें दयनीय देश है, आप ऐसा कह सकते हैं दयनीय देश है ना, दयनीय देश है। तो ऐसा कौन सा देश है, इससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर इंडेक्स जारी किया जाता है, जो कि हैंके एनुअल मिजरी इंडेक्स है, 2022 का जारी किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 103। ओवरऑल इसमें फर्स्ट ना ही हो तो अच्छा है ना। इसमें तो और जितनी ज्यादा आपको देखने को मिले, यानी कि एकदम लास्ट में हो तो और भी बेहतर, है ना। ऐसा आप समझ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को पता होगा कि मोस्ट हैप्पी सबसे ज्यादा खुशहाल देश कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। फर्स्ट रैंक किसकी रही है? फिनलैंड की रही है। ऑलरेडी मैंने कई बार आपको बताया है, फिनलैंड सबसे खुशहाल देशों में आता है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो सबसे लास्ट रैंक किसकी रही है, या सबसे खुशहाल देश की अगर हम लोग बात करें, या सबसे कम दयनीय देश कौन सा है? सबसे कम दयनीय देश रहा है स्विट्जरलैंड। तो विश्लेषण किए गए 157 देशों में स्विट्जरलैंड सूची में शीर्ष स्थान, 157वीं रैंक इसे मिली है, जो कि सबसे कम दयनीय देश के रूप में उभरा। जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? इंडिया की रैंक रही है 103rd। और जिम्बाब्वे जिसे सबसे दयनीय देश का स्थान दिया गया, या सबसे दयनीय या सबसे सैड आप ऐसा कह सकते हैं देश का स्थान, कंट्री का स्थान दिया गया है किस कंट्री को? तो जिम्बाब्वे। ठीक है, ये पर्टिकुलर इंडेक्स जब जारी किया गया तो इंडिया को किस बेसिस पर 103rd रैंक मिली? तो इसका बेसिस एकमात्र रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत को 103वीं या 103rd रैंक के स्थान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी को पर्टिकुलरली देखा गया है। बेरोजगारी को दुख का या आप कहें सैडनेस का प्रमुख कारक माना गया है। इस वजह से इसे 103rd रैंक मिली है। अगर बात करें पाकिस्तान की, आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसकी रैंक क्या रही है? तो उसकी रैंक रही है 35th। तो एज इट इज ये पर्टिकुलर बात आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है ना। तो इसमें आपको ये पर्टिकुलर बातें ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कवर करेंगे। आपको सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। यही सारी बातें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप पीडीएफ को एक बार पढ़ते जरूर होंगे। एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। इस नेक्स्ट न्यूज में जाने से पहले और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मोस्ट मिजरेबल कंट्री या सबसे दुखित कंट्री कौन है? जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, सीरिया, लेबनान और सूडान। इसके अलावा फिनलैंड कॉन्स्टेंटली रैंक वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार उसे ही मिल रहा है ये अवार्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ध्यान रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड सबसे टॉप कर रही है लगातार 6 सालों में। ठीक है,
चलिए बात करते हैं अगर फिनलैंड की, तो फिनलैंड की रैंक 109th रही है, तो इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपका काम का नहीं है। इसके अलावा लीस्ट मिजरी लेवल में कौन है? कुवैत, आयरलैंड, जापान, मलेशिया और ताइवान। इनकी रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रही है। इन सबसे आपको इतना इंपॉर्टेंट या मतलब नहीं रखना चाहिए क्योंकि इतने फैक्ट आप नहीं याद कर पाओगे। जितना मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया सिर्फ आप उतना ध्यान रखें, वही आपके लिए काफी है। बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है हमारी सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज। अब एक एक्सरसाइज इंडियन नेवी के द्वारा एक एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है, शक्ति कमान के द्वारा, शक्ति कमान। तो आप लिख लेते हैं शक्ति कमान के द्वारा, है ना, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म की गई इंडिया में ही एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज या अभ्यास किया गया। उसका नाम क्या है? सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो ऑर्गेनाइज की गई है कहाँ? राजस्थान और पंजाब में की पश्चिमी सीमाओं पर। राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में, पश्चिमी यानी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया। इस पर्टिकुलर सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नई तकनीकों को अपनाकर, नवीन रणनीतियों को अपनाकर भारतीय सेना के में परिवर्तन की शुरुआत करना। यानी भारतीय सेना जो है हमारी, उन्हें टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखाया जाए, इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है, सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज कराने का। कहाँ कंडक्ट कराई गई? तो राजस्थान और पंजाब के वेस्टर्न बॉर्डर्स में इसे कंडक्ट किया गया। किसके द्वारा? तो सप्त शक्ति कमांड के द्वारा इसे परफॉर्म किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा इस न्यूज के बारे में ऑलरेडी, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आईपीएल से रिलेटेड। इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब रिसेंटली 29 मई को यह मैच खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने ये पर्टिकुलर खिताब जीत लिया है। अपने आप में आप सभी को पता होगा, आप में से कई लोग हो सकता है सीएसके की टीम के फैन ना हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के फैन जरूर होंगे, जिनका जिक्र आप सभी लोग करें और इनकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं इन्हें जूम करके भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे पर्टिकुलरली, है ना, सबसे लास्ट में वैसे भी देखने को मिलते हैं ना ट्रॉफी के बाद। तो अपने आप में ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडियल पर्सनैलिटी है, आप सभी इनको जानते होंगे, है ना। तो इनकी टीम ने रिसेंटली गुजरात टाइटंस को हराकर 5वां आईपीएल टाइटल जीत लिया है। यानी कि इनके 5 टोटल आईपीएल टाइटल हो चुके हैं अब, और ये अपने टाइम के सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं। अगर बात करें आईपीएल अवार्ड्स की, आईपीएल अवार्ड्स में ऑरेंज कैप हाईएस्ट रन स्कोरर को दी जाती है, जिसमें से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, गुजरात टाइटंस के एक प्लेयर हैं जिन्होंने 890 रन बनाए हैं। जबकि पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए हैं। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर भी कौन रहे हैं? शुभमन गिल साहब। इमर्जिंग प्लेयर की अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल, और फेयर प्ले अवार्ड गुजरात टाइटंस को दिया गया। तो अपने आप में ये बहुत हिस्टोरिकल न्यूज है। आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि किस टीम ने खिताब जीता है और कौन सी टीम लगातार कहना सही नहीं होगा, कौन सी टीम 5 खिताब जीत चुकी है आईपीएल के। तो आपको ध्यान रखना है, एक है आपकी फेवरेट टीम सीएसके और मुंबई। तो ये इन दोनों टीमों ने 5-5 खिताब आईपीएल के जीत लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस पर्टिकुलर आईपीएल इवेंट के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई। वो इवेंट क्या था कि 28 मई को ये मैच खेला जाने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से 29 मई को ये मैच खेला गया। यानी कि लगभग 30 घंटे या आप ऐसा कहें 24 घंटे या 30 घंटे का वेट करना पड़ा इस पर्टिकुलर मैच को होने में। इस वजह से ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट था। ये पर्टिकुलर इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ये पर्टिकुलर इवेंट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में ये आयोजित किया गया था, जिसमें सीएसके ने आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज अपने आप में एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंट एग्जाम, अगर मैं बात करूं यूपीएससी की बात करूं, अगर मैं बात करूं एमपीपीएससीएस की बात करूं, अगर मैं बात करूं एमपीएसआई की बात करूं, इन पर्टिकुलर जितने भी बड़े एग्जाम हैं, अगर मैं किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करूं, अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं, या फिर अगर मैं बात करूं राजस्थान पीसीएस की बात करूं, किसी भी स्टेट के पीसीएस की बात करूं, उन सभी स्टेट पीसीएस में आपको ये देखने को मिल जाएगा ये पर्टिकुलर प्रश्न। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड एक प्रश्न एमपीपीएससी में भी पूछा गया था, उसके बारे में भी हम लोग आएंगे, और वही एज इट इज प्रश्न आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी इंक्लूड किया है। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारी चीजें आपको रिकॉल होगी, और अगर जो पेपर नहीं दिए हैं उनको सारी चीजें नई चीजें पता चलेंगी।
अगर बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, राष्ट्रीय या केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रमुख प्रमुख रूप से इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम है यह एक ऐसी बॉडी है जो कि करप्शन करप्शन या फिर आप ऐसा कहें करप्शन को प्रिवेंट या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया एक प्रमुख आयोग है सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब मौजूद थे इस पर्टिकुलर इवेंट में। ये जो इमेज है, ये इमेज है इसकी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी इस इवेंट में मौजूद थे। और इनकी शपथ किसने दिलाई? तो इनकी शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, तो आपको ये पर्टिकुलर बात ध्यान रखनी है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो जो भी प्रेसिडेंट होंगे या जो भी राष्ट्रपति होंगे वही शपथ दिलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पीके श्रीवास्तव यानी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ऑलरेडी वर्किंग कर रहे थे एक्टिंग सीवीसी यानी कि एक्टिंग सीवीसी के रूप में ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, लेकिन इनका टेन्योर कंप्लीट यानी सुरेश एन पटेल साहब जो कि इसके पहले चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे, उनका टेन्योर पूरा होने के बाद इन्हें बनाया गया है पीके श्रीवास्तव साहब को नया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो एज इट इज आप नोट डाउन करेंगे, जहां पर भी अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, नोट्स बनाए हैं, तो वहां पर आप सुरेश एन पटेल की जगह पर आप इसका नाम रखेंगे, आप नाम रखेंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी का। इस पर्टिकुलर आयोग का गठन फरवरी 1964 को किया गया था। फरवरी में भी अगर बात करें तो 11 फरवरी 1964 को के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर इस पर्टिकुलर आयोग का गठन किया गया था। अगर बात करें के संथानम कमेटी कब की है, तो 1964 की यह कमेटी है। तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। इसके पहले अगर बात करें तो एक और कमेटी यानी कि 1964 से पहले एक कमेटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बनाई गई थी 1962 में, और बाद में के संथानम कमेटी की ही रिकमेंडेशन पर एक पर्टिकुलर आयोग का गठन किया गया जिसका नाम क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन बाद में इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया जब इसका एक्ट आया। स्टैट्यूटरी बॉडी अगर आपसे पूछ लिया जाए यह किस तरह का निकाय है या किस तरह की बॉडी है, तो आपको ध्यान रखना है अर्लियर यानी पहले क्या थी? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन बाद में इसे यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आफ्टर 1998। एक इसका एक्ट भी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, उस पर भी प्रश्न आ सकता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, ये पर्टिकुलर एक्ट कब का है? तो 2003 का ये एक्ट है। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। एज इट इज ये पर्टिकुलर बातें आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि के संथानम कमेटी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 11 फरवरी 1964 ये पर्टिकुलर डेट, इस्टेब्लिशमेंट डेट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर ध्यान रख सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये पर्टिकुलर बात भी आप ध्यान रखेंगे। मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत ये पर्टिकुलर आयोग आता है। पर्सनल के अंतर्गत ये आयोग आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आयोग से रिलेटेड ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी आपके काम की रही होगी और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर बात करें ये रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, तो ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट साहब को। तो प्रेसिडेंट साहब ही इसके क्या कर रही हैं? प्रेसिडेंट साहब ही इनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट साहब इनका क्या करते हैं? इनकी रिपोर्ट को लेते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी तुर्की के नए प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है? रिसेप तय्यप एर्दोगन। तो एर्दोगन साहब ने रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है तुर्की। आप सभी को पता है वहां पे एक अर्थक्वेक आया था रिसेंटली, आपने इसका नाम सुना होगा, जहां पे इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या रखा था? ऑपरेशन दोस्त रखा था एक नाम। वहां पर राहत कार्य का काम किया गया। और ऑपरेशन करुणा, आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चला गया। एक इंडिया की तरफ से एक ऑपरेशन है म्यांमार में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार का नाम आप ध्यान रखेंगे। म्यांमार में रिसेंटली साइक्लोन मोचा ने अटैक किया है, एक तूफान आया है ना, जिसकी वजह से राहत कार्य का काम इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, इंडियन नेवी के द्वारा किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन करुणा नाम रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको पता होंगी। और बाकी जितने ऑपरेशन हैं इंडिया के द्वारा किए गए उनकी लिस्ट अगर आपको पता हो, हालांकि मैंने कई बार आपको बताई है, अगर आपको पता हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें। तो जितनी बातें, हालांकि मैंने बहुत सारी बातें आपको बोल दी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन करने के लिए, लेकिन आपको जितनी बातें पता हो, जितनी चीजें आप मेंशन करना चाहते हो, आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपको वो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है तुर्की के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? एर्दोगन साहब बन गए हैं तुर्की के नए प्रेसिडेंट। इसके अलावा तुर्की की कैपिटल क्या है? तुर्की की कैपिटल है अंकारा। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम क्या है? टर्किश लीरा।
टर्किश लीरा। बात करते हैं एक नए प्रेसिडेंट, एक और प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, नाइजीरिया के। नाइजीरिया के एक नए प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम क्या है, बोला अहमद तिनुबू। तो तिनुबू साहब ये हैं तिनुबू साहब नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो एज इट इज ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें, दिस इज द फर्स्ट एवर विजिट ऑफ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर। तो रिसेंटली यहाँ पर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का भी विजिट हुआ है, राजनाथ सिंह ने भी विजिट किया है। तो एज इट इज इस वजह से ये वाली बात रखेगी, क्योंकि पहली बार इंडियन डिफेंस मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं नाइजीरिया इस पर्टिकुलर इवेंट में, यानी इनकी ओथ सेरेमनी में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बोला अहमद तिनुबू साहब बन गए हैं नाइजीरिया के प्रेसिडेंट, और तुर्की के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, एर्दोगन साहब। तो एज इट इज ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज अपने आप में फिर से मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये पर्टिकुलर वीक बहुत सारे नए करंट अफेयर्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से भरा पड़ा है ना। तो कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उन सारे इवेंट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये मुझे लगता है ये लास्ट स्लाइड होने वाली है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसरो ने रिसेंटली लॉन्च करने की योजना बनाई है जुलाई में चंद्रयान 3, चंद्रयान 1 आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 2019 में आया था, और ये कब आ रहा है तो 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। कब, जुलाई में होने वाला है इसी साल। क्या हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष या इसरो के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, अगर हम लोग बात करें तो चेयरमैन की आपको बात करनी है तो एस सोमनाथ इसके करंट चेयरमैन है। तो इन्होंने ये घोषणा की है कि चंद्रयान 2 के उत्तराधिकारी है ना, चंद्रयान 3 को इस साल जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। अगर बात करें तो यह पर्टिकुलर घोषणा कब की गई, ये पर्टिकुलर घोषणा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दूसरी पीढ़ी के नव उपग्रह NSV-01 के सफल प्रक्षेपण के बाद की गई। चंद्रयान 3 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है तो मैं आपको इंग्लिश में भी दिखाता हूं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डिमॉन्स्ट्रेट इंडियाज एंड-टू-एंड कैपेबिलिटीज इन ल्यूनर एक्सप्लोरेशन एंड इट्स एबिलिटी टू सेफली लैंड ऑन एन ऑर्बिट ऑफ द मून। यानी कि भारत की एंड टू एंड क्षमताओं का प्रदर्शन करना, क्योंकि चंद्रयान 2 असफल रहा था। इस वजह से इस बार इंडिया को प्रूफ करना है कि हम चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे और वहां पर चंद्रमा पर अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाएंगे। इसके अलावा चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरने और परिक्रमा करने की क्षमता को प्रदर्शित करना। इस पर्टिकुलर मिशन में अगर बात करें, इस पर्टिकुलर मिशन में लैंडर मॉड्यूल, एक प्रणोदन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल होगा, यानी प्रपल्सन, लैंडर और रोवर शामिल होने वाला है। तो ये पर्टिकुलर बात आपको ध्यान रखनी है। इसरो के करंट चेयरमैन आप ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा 2023 में, ये पर्टिकुलर बात आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि बात चल गई है किसकी, चंद्रयान की, बात आई है तो दूर तक जाएगी, तो कहां तक जाएगी, तो चंद्रयान 1 तक तो जाना बनता है। तो बात करते हैं चंद्रयान 1 की। तो सबसे पहले चंद्रयान 1 को देखते हैं, चंद्रयान 1 के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रयान 1 क्या है, यह इसरो द्वारा शुरू की गई पहली भारतीय चंद्र जांच थी, यानी कि चंद्रमा पर भेजे जाने वाला ये पहला मिशन था। इसके अलावा यह चंद्रयान कार्यक्रम का हिस्सा था जो अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। तो आपको इसकी लॉन्चिंग डेट ऑलरेडी कहां पूछी गई है, तो वर्ग 3 का जो पेपर हुआ था ना, जितने लोगों ने भी दिया होगा उनको पता होगा कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से रिलेटेड एक प्रश्न आया हुआ था, और कई बार ये ईयर टू ईयर आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा, क्योंकि जो उपलब्धियां हैं ना भारत की, ये सारी उपलब्धियों पर ही तो प्रश्न बन रहे हैं। जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन रहे हैं वो कहां से बन रहे हैं, वो बन रहे हैं भारत की उपलब्धियों से रिलेटेड। ये जो उपलब्धियां हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया, 2008 में। मैंने आपको बताया चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा, तो 2023 में लॉन्च होगा। अभी आप पढ़ ही रहे हो। चलिए बात करते हैं, और यह मिशन 2009 अगस्त तक चला था, है ना। और ल्यूनर ऑर्बिटर ने वैज्ञानिक अनुसंधान किया और चंद्रमा के बारे में डेटा एकत्र किया था ल्यूनर ऑर्बिटर ने। और मिशन का उद्देश्य क्या था, चंद्रमा की सतह का विस्तृत नक्शा बनाना और इसकी संरचना का अध्ययन करना था। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ इलैबोरेट करने वाली कुछ बातें नहीं है। चंद्रयान 1 में जल, बर्फ और खनिजों की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए उन्नत उपकरण थे, और चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का साक्ष्य खोजा था। तो अपने आप में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी के अणुओं का साक्ष्य चंद्रमा पर किस मिशन ने खोजे थे, तो चंद्रयान 1 मिशन ने खोजे थे, जिसे कब लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, यही सारी बातें आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हिंदी मीडियम वाले, जिनको लग रहा होगा कि इंग्लिश में ही सारी चीजें होती हैं, इंग्लिश वाला ही पढ़ा जाता है, तो आज हमने कोशिश की है कि आपको हिंदी में सारी चीजें पढ़ने की कोशिश की जाए और हिंदी वाले भी थोड़ा सा रिलेट कर पाए। ठीक है, चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है, आपको पता होगा चंद्रयान 2, अब ये लास्ट तलक है। आप ऐसा करें, हमने बोला ना दूर तलक जाएगी, तो ये लास्ट तलक है, ठीक है। चलिए चंद्रयान 2 की बात करते हैं। चंद्रयान 2 इसरो द्वारा विकसित यह भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था, है ना, दूसरा, सेकेंड टाइम। अगर बात करें तो इंडिया सेकेंड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, जो कि इसरो के द्वारा भेजा गया था। इस पर्टिकुलर में कंपोनेंट्स क्या था, इस पर्टिकुलर मिशन में कंपोनेंट्स थे ल्यूनर ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। तो रखनी थी, विक्रम एक लैंडर है और प्रज्ञान एक रोवर है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी थी, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, ठीक है। अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य या वैज्ञानिक उद्देश्य था चंद्र की सतह की संरचना का अध्ययन करना और चंद्र जल का पता लगाना, यानी कि स्टडी द कंपोजिशन ऑफ ल्यूनर सरफेस, और ज्यादा ल्यूनर वाटर, यानी वाटर कहां पर, क्योंकि चंद्रयान 1 में पानी के या जल के साक्ष्य मिले थे, है ना, हमें पता चला था कि यहाँ पर जल हो सकता है, लेकिन उसके बारे में और ज्यादा पता लगाना या डिटेलिंग में पता लगाने के लिए चंद्रयान 2 भेजा गया था। अगर बात करें इसकी लैंडिंग साइट की, तो 70 डिग्री लैटिट्यूड पर इंटेंडेड एट द साउथ पोलर रीजन पे यह उतरा था, है ना, जिसकी पोजीशन क्या थी, 70 डिग्री साउथ। इसके अलावा इसकी लॉन्च डेट आपको ध्यान रखनी है, तो लॉन्चिंग डेट 22 जुलाई 2019, ऑलरेडी मैंने आपको बताया 2019 22 जुलाई, आपको ये वाली बात भी आप ध्यान रखनी, तब ये लॉन्च किया गया था। 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया। चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा, जुलाई में ही भेजा जाएगा। कब, जुलाई में ही, कब, तो 2023 में भेजा जाएगा, ठीक है। अगर बात करें नियोजित लैंडिंग डेट, तो लैंड कब किया था चंद्रयान पर, तब वहां लैंड करने की डेट थी 6 सितंबर 2019 को ये लैंड किया था। और लैंडिंग परिणाम क्या रहा हुआ, परिणाम ये रहा हुआ कि वहां का जो लैंडर था, लैंडर जिसका नाम था विक्रम, वो क्रैश हो गया था ड्यू टू सॉफ्टवेयर ग्लिच। तो कुछ सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। इस वजह से आप ऐसा कहें आधा सक्सेसफुल रहा और आधा अनसक्सेसफुल रहा ये पर्टिकुलर इवेंट। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट था, इस वजह से हमने इन सारी चीजों को कवर किया। अगर बात करें मंगलयान की, तो मंगलयान मूवी भी आप देख सकते हैं अगर आप फ्री हो, है ना, वहां से आपको बहुत अच्छा एक सारी चीजें पता चलेंगी, किस तरह से सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया जाता है। तो मंगलयान 2014 में 2014 में ये मिशन भेजा गया था मंगल ग्रह पर। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अल मोहद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्री, किन कंट्रीज के बीच में पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, इंडिया चाइना, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया सऊदी अरेबिया या इंडियन अमेरिका। इसका जवाब आपको कहां देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो आपको इससे ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा, तो इसका जवाब आप जरूर दें। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न एज इट इज हमने कहां से उठाया, एज इट इज कॉपी पेस्ट है ये प्रश्न, बिल्कुल कॉपी पेस्ट प्रश्न है। इस साल का जो एमपीपीएससी 2022 कंडक्ट हुआ है वो उसका बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट है। प्रश्न है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर टू एडवाइज एंड गाइड द सेंट्रल एजेंसीज ऑफ द इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। तो किस कमेटी के द्वारा इस पर्टिकुलर कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, उस कमेटी का नाम आपको ध्यान बताना था। ये कमेटी है कि सांथा सिन्हा, के संथानम, विभा पार्थ सारथी या जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। इसका जवाब आप कहाँ देंगे, तो इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे और आपको जरूर बताना है इनके जवाब, क्योंकि आप जब जवाब लिखते हैं या इसके अलावा आप जो भी चीजें मैंने आपको पूछी हैं इनमें से जो चीजें आपसे बनती हैं उसका जवाब आप जरूर दें, ठीक है। और अगर आपसे नहीं बनती हैं तो आप चीजों को पूछने की कोशिश करें, मैं उसका जवाब कोशिश करूंगा कि मैं आपको उनका जवाब दे सकूं। चलिए इसके अलावा अगर आपको ये पूरा सेशन और ये हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने दोस्तों साथियों को इस पूरे सेशन को शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम स्टडी ऐप के साथ, टेलीग्राम स्टडी ऐप के साथ या फेसबुक विष्णु मिश्रा के साथ जुड़ सकते हैं या यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे अपने हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जून के करंट अफेयर्स के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी रिवाइज करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।